Hi, Shashi. Hi, how are you? I am fine, thank you. How are you? I'm pretty well, amazing. So, on a very short notice, we have requested for this session, and we are thankful to you that you are helping us to organize this session. What else could we do? What choices do we have? We have to aware these young minds, Yes, yes, definitely. and So, every possible way we have to use it. yes. So, we can wait for 1 or 2 minutes. Resma ji is joining us. Yeah, So, many more kids are also joining, so we will just wait for a few more wait minutes. for Yeah, it. Okay, thank sure, no worries. you. Resma ji has joined us. रेशमा मैम नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप अपना बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, फिर से ऑनलाइन ही सही लेकिन मिल रहे हैं। जी, तो शैल वी स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस Yes, श्योर। yes. सो जनरली भी हम लोग अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। हम लोग कल पॉलिसी परसों पॉलिसी के ऊपर पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। बट टुडे वी हैव टू स्पेशल गेस्ट्स विद अस। वन इज रेशमा प्रसाद मैम एंड वी हैव मिस्टर दीपक कुमार सिंह। तो रेशमा प्रसाद जो है, शी इज अ ट्रांसजेंडर हरसेल्फ, और ये ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर करीब 12 साल से बिहार में काम कर रही हैं। ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस की मेंबर भी हैं और एक्सपर्ट एडवाइस भी देती हैं। और पिछले 12 साल में इन्होंने बिहार में ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत काम किया है। काम क्या क्या है, मतलब उनकी जो सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, क्योंकि ये खुद ट्रांसजेंडर है तो ये भी समझती हैं, और इसको सरकार तक लेकर जाना, एडवोकेसी करना कि हमारी ये दिक्कतें हैं और ये हम इन बहुत सारी चीजों को झेलते हैं अपने जीवन में, जिससे हमें तकलीफें होती हैं। और उसके लिए पिछले 12 साल में बहुत सारे इन्होंने सरकार से बात करके, एडवोकेसी करके बहुत सारे चीजों के साथ काम भी किया है और रास्ता भी बनाया है। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दोस्ताना सफर। हमारे साथ मिस्टर दीपक कुमार सिंह जो है, ही इज एडवोकेट इन पटना हाई कोर्ट एंड ही ये ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ भी एसोसिएटेड हैं, और ये बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर भी काम करते हैं, और ये ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं। पटना हाई कोर्ट में इन्होंने ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए कुछ केसेस भी दायर की हुई हैं। तो अगर शायद उसके बारे में अगर मौका मिले तो ये बताएंगे। और कोविड के समय में जो इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारा इन लोगों ने काम किया है। सो टुडे वी विल बी लाइक, आज का जो सेशन होगा ये रेशमा मैम और दीपक सर हम लोग से बात करेंगे, ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि उनके क्या राइट्स होते हैं। और एक चीज आया है कि इंक्लूजन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये क्या है, तो इसके बारे में भी रेशमा प्रसाद मैम हमें बताएंगी। सो रेशमा मैम, ओवर टू यू, और shall I give it to Deepak sir? नमस्ते, शुक्रिया। और आपने इसको ऑर्गेनाइज किया अपने साथियों के साथ, और बहुत ही अच्छा मौका है कि ट्रांसजेंडर मुद्दों को लेकर के बात करना, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को लेकर के समझना, ये मतलब लोगों को जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि कुछ ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज के लोग हैं जो हमारे आसपास में हैं, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर साथी आपके ही आसपास में हैं, आपके घरों के आसपास में हैं, आपके घरों में भी हैं, या कहीं और भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, और कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और जो अपनी आइडेंटिटी को प्रेशर में लेकर के अपनी आइडेंटिटी को ले आना, सामने ले आना उनके लिए कितनी मुश्किल है। और इसी के लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे 31 मार्च को हुआ है, और ये साल भर में एक बार इस तरीके से किया जाता है, लेकिन हम इसको 365 दिन समझती हैं कि लोगों को आना चाहिए कि इस पे बात हो, चर्चाएं हो, क्योंकि आइडेंटिटी जो होता है, जो लाइफ की आइडेंटिटी होती है, वो खुद का मुद्दा होता है, लेकिन इसको
समझना और इसके लिए लोगों को ऐसी स्थितियां करें कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं हो। क्योंकि आज जिस तरीके से एक्टिविस्ट साथियों ने इस बदलाव के लिए काम किया, कोर्ट से लेकर के समाज तक उन्होंने इसको लेकर के गए, तो कैसे हम और आप किस तरीके से इसे समुदाय में, सोसाइटी में किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसे उसकी स्वतंत्रता किस तरीके से रह सकती है, और वो स्वतंत्रता क्या होगी आइडेंटिटी के लेवल पर, खास करके जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल प्रेफरेंस की जो आइडेंटिटी है। तो इसको लेकर के लोगों की सोच जो पहले समयों से आई है, उसे जरूर हम बदलने में थोड़ा सफल हुई हैं, लेकिन अभी बदलाव 1 to 1% के व्यक्ति में बीच में जाना है। क्योंकि सिर्फ अभी तक हम ट्रांसजेंडर शब्द को लेकर के जा पाई हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर मुद्दों, ट्रांसजेंडर जीवन और ट्रांसजेंडर राइट और उनके लिए क्या सरकारें कर रही हैं, क्या समाज कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आप जूम लिंक तरुमित्रा के द्वारा दिया हुआ है, तो हम तरुमित्रा के मतलब हमें जितना सहयोग मिला है तरुमित्रा से और आपसे, शशि से, तो बहुत ही अच्छा ये मौका है कि ऑर्गेनाइज हो रहा है और कानूनी पक्ष को जानने के लिए और किस तरीके से कानूनी ही नहीं सामाजिक पक्ष को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए इस पे बातें हो रही हैं। ट्रांसजेंडर होते कौन है और कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति हैं जो असाइन टू द बर्थ पर्सन, मतलब जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं मेल, फीमेल और इंटरसेक्स बॉडी के साथ, लेकिन वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। वो उनकी बॉडी के अक्सर अपोजिट ही होता है कि उनकी बॉडी के पहचान जो मेल या फीमेल है, वो मेल और फीमेल ना होकर के उनकी स्वयं निर्धारित जेंडर आइडेंटिटी जो है, जो बॉडी टू नॉट मैच, जो सोशल जेंडर आइडेंटिटी निर्धारित है महिला, पुरुष और इंटरसेक्स के तौर पे, उससे कहीं अलग अपनी पहचान को स्थापित करते हैं, जो उसके विपरीत या उसके सामान्य होते हुए भी, उसके साथ में भी होते हुए भी बिना किसी बदलाव के उस अपनी खुद की अंदर की पहचान के सोल की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। और इसे जिस तरीके से ट्रेडिशनली समझा जाता है वो कहीं ना कहीं मिथ होती है। अवधारणाएं जो हैं वो पूरी तरीके से मिथ है कि दे हैव नॉट द जेनेटाइल पार्ट एंड दे, उनको गॉड ने कुछ ऐसा कमजोर पैदा किया या इस तरीके की, ऐसी कोई स्थितियां नहीं होती हैं। ट्रांस व्यक्ति भी उसी तरीके से आम समाज में जैसे सभी साथी हैं, उसी तरीके से हम आप सभी लोग हैं। और मैं खुद एक ट्रांस व्यक्ति हूँ, और कभी एक ऐसा समय था कि मैं आम बच्चों की तरह उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर की औरत मर रही है, और उस औरत को हमने सामने ले आया, और ये हमारी लाइफ का जिंदगी का उद्देश्य हो गया कि हम जो अपनी औरत पहचान को सामने लेकर के आई, ऐसी औरत पहचान ऐसे शरीर में मर मर के जी रही हैं, उनके लिए आजादी की आवश्यकता है, जो कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हर एक मुद्दे पर होती है। अभी आपके साथ में दीपक सर हैं जो कानूनी पक्ष को भी बताएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत सारे PIL किए, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने भी हमारे साथ में बहुत सारी PILs करी, और हमारे साथ जो पार्टनर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि भारत सरकार की सामाजिक बदलते पहलुओं को लेकर के काम करती है, जो कानूनी स्तर पर किस तरीके से समझ स्थापित करें, समाज में बदलाव लाएं, जागरूकता करें, इस तरीके से। तो हमारे लिए ये मौका हुआ है कि हम कैसे ट्रांसजेंडर मुद्दों को लेकर के उनके सहयोग के साथ में इसे साथ में तरुमित्रा, HRLN सभी लोग मिल करके इसे हम आपके सामने लेकर के आ रही हैं कि हम नॉट इवन इंटर्न, हम उन्हें वॉलंटियर के तौर पे तैयार कर पाएंगे कि वो और लोगों के भी जा करके इसे बताएंगे, समझाएंगे कि ट्रांसजेंडर कोई ऐसी कोई अद्भुत पहचान नहीं है,
हमारे आसपास के ही लोग हैं जो अपनी पहचान को लेकर के सामने नहीं ले आते हैं, और जब उन्हें सामने आने का प्रेशर रहता है तो उन्हें एक ऐसी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वो उनकी जो मुख्य धारा की पहचान है उसे खत्म सी हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये मुख्य धारा की पहचान जो है, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे छोटे काम करें, बड़े काम करें, सफाई का काम करें या चाय की दुकान लगाएं, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर हैं अपनी पहचान के साथ, तो उनकी कैसे दुर्भावना नहीं हो और उनके रोजी रोजगार, जीवन, परिवार में रहना ये कैसे आसान हो पाएगा। इसी सब स्थितियों के लिए सरकार भी काम कर रही है, और हमारे जैसे सामाजिक संस्थान और कानूनी पहलुओं के लिए काम करने वाले, कानूनी अधिकारों पे काम करने वाले साथी कर रहे हैं। किस तरीके से आप साथी इस पहचान की स्थितियों को लेकर के खड़े होंगे और एक वॉलंटरिज्म एस्टैब्लिश होगा कि दोज पीपल जो अपनी लैंगिकता की आजादी के लिए संघर्ष करके सामने आ रहे हैं, तो उन्हें कैसा समाज बनाया जाए और उनके लिए किस तरीके की सामाजिक स्थितियां उत्पन्न हो कि वो अपने आप को भेदभाव से मुक्त समझ पाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्यादातर सामने जो आते हैं तो उन्हें जीविकापार्जन के साधनों के तौर पे और उनकी जीवन को उसी तरीके से समझा जाता है, जबकि एक व्यक्ति कोई है जो अपनी जेंडर की लैंगिकता की आजादी को लेकर के सतर्क अगर है, तो वो कैसे अपनी पहचान को सुरक्षित करते हुए और समाज में जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बातचीत का क्रम होगा, और इसके लिए मैं दीपक सर का स्वागत करती हूँ, और शशि आपको मैं अपनी बातों को ये करती हूँ। वैसे अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो जरूर मैं इस पे बात करूंगी। जी जी दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा मैम। डेफिनेटली वी विल, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स मेरे ख्याल से रहेंगे, और बच्चे अभी, क्योंकि ये भी मुझे लगता है इन बच्चों के लिए भी एक पहला इंटरेक्शन है, ठीक है कि और ये सही, और ये बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है जहाँ पे हम लोग अपने उम्र, अपने एज के 20-25 साल के एज में आ गए हैं। हम लोग मेल जानते हैं, फीमेल जानते हैं, लेकिन उसके बीच में जो 23 अलग वैरायटीज हैं ह्यूमन के, उनको नहीं जानते हैं। और इससे रेशमा मैम आपने ही मुझे अवगत कराया था। मैं तो खैर उस समय 37 साल का था, तो ये बच्चे तो खैर अभी भी इनको बहुत जल्दी ये सब जानकारी मिल रही है। और अगर सही बात है वॉलंटरिज्म होगा तो बचपन से इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे, और सही जिसके जो जो फील करते हैं उसके बारे में वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर नाउ अब दीपक सर के पास चलते हैं। ये लॉयर भी हैं, लीगल एस्पेक्ट भी देखते हैं, और कुछ नियम कानून भी आए हैं तो उसके बारे में भी ये हमें बताएंगे। सो दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू शशि, थैंक यू रेशमा जी। आपने काफी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया कि ट्रांसजेंडर कौन है और क्या मिथ है सोसाइटी में इसको लेके, और क्या हमें जानने की जरूरत है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझेंगे कि ये कानून का कैसे इजाद हुआ, और उसके साथ साथ आखिर क्या पहले भी इस तरीके की धारणा थी, उसके बाद से कानून आने के बाद से इसमें क्या बदलाव आए। तो साथियों, मुझे जैसा मालूम है कि आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए हैं। इस एज ग्रुप में हमें कौन है और उनकी एक्सेसिबिलिटी और क्या एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर कानून आया उसके बावजूद कितनी बदलाव आई उसमें, कानून क्या कहता है इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और आगे किस तरीके से ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं अपने आसपास में जब भी हम अपने सोसाइटी में
इंटरेक्शन होता है हमारा इस तरीके से कि किसी भी लोग के साथ, जहां हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, या किसी तरीके का उनके साथ में कोई भी ग्रुप, चाहे सड़क चलते हुए या किसी इंस्टीट्यूशंस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इस तरीके का उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, तो हमारा इंटरवेंशन क्या हो सकता है, हम कैसे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ये अवेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इनकी भी इक्वल राइट्स है, और उसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा आपके पास में, ये चीज बताने की। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हमने समाज में जो बाइनरी आइडेंटिफिकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट पाल रखा था मेल और फीमेल का, और ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका था बाइनरी आइडेंटिफिकेशन कि थर्ड जेंडर के बारे में हम सोच भी नहीं पाते थे। इनके पास में भी इक्वल राइट है जितना कि मेल और फीमेल का है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से साथियों, हम इस बाइनरी टर्म्स को ब्रेक करते हुए, जब हमने ये हमारे ट्रांसजेंडर साथी और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स इस मुहिम में कई सालों से जुड़े, इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए बहुत सदियों लगे हैं। ये बहुत लंबी लड़ाई है, जिसके बाद आगे जाके इनको ये अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ना कि हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़े। मेल को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता है, फीमेल को कोई सर्टिफिकेट दिखाना नहीं पड़ता है, तो ट्रांसजेंडर को क्यों सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है? अगर करता है कोई पर्सन, तो उसको उसी समय ट्रांसजेंडर फॉर्म में ही एक्सेप्ट करे सोसाइटी। ये लड़ाई थी बहुत सालों से। कहीं ना कहीं जाके त्रिचय शिवा बिल आया, जिसमें भी सेल्फ आइडेंटिटी की बात कही गई। उसके बाद से नालसा जजमेंट एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा 2014 में, जो आया डबल बेंच जज सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहा, और उसमें बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट इक्वली इनके ऊपर में भी एप्लीकेबल है, और इनको भी वो राइट्स मिलते हैं जैसे कि मेल और फीमेल में है। और इन्होंने ये जो डिस्टिंक्शन है बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स का, इसके बीच में बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया, और साइकोलॉजिकल सेक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया कि वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे भी अपने जेंडर आइडेंटिटी को बता सके, और उस जेंडर आइडेंटिटी के साथ में वो जी सके इन अ डिग्निफाइड मैनर। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो नालसा जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी में जिस तरीके से फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करते हुए बताया कि कैसे आर्टिकल 14 से अगर हम शुरू करें, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ में, उसमें जो वर्ड है, लॉ स्टूडेंट खास करके इसको समझेंगे, एनी पर्सन यूज किया गया है। एनी पर्सन मीन्स, any person doesn't mean man or a woman. Any person means man, woman and transgender, and as such they also guaranteed equal protection of law before the which is enshrined under the constitution under article 14. इनको भी इक्वल राइट्स है एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में, एजुकेशनल राइट्स में, और सिविल राइट्स में, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स व्हाट एवर देयर इज। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टर्म्स हैं जिसमें हमें समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है इस ग्राउंड पे कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये इनइक्वलिटी बिफोर द लॉ है, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के बारे में भी बात कहा, और कहा कि दे हैव इक्वल राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज इंश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 19, जिसमें कि उनको अपने तरीके से बात करना, ड्रेसअप करना, एक्ट करना, बिहेव करना, ये उसकी आज़ादी है कि वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, वो आर्टिकल 19 को इक्वली इंजॉय कर सकते हैं जैसे मेल और फीमेल इंजॉय करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 21, जिसमें कि राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो ये जो डिग्निटी का टर्म आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि एज अ जेंडर आइडेंटिटी जब हम अपना एक्सेप्ट करते हैं तो उस जेंडर आइडेंटिटी में हम एज अ थर्ड जेंडर अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक डिग्निफाइड लाइफ की एक्सपेक्टेशन रहती है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें इसके लिए हमें एसर्ट ना करना पड़े रेदर देन कि सोसाइटी हमें खुद से इस चीज को एक्सेप्ट करके और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हमें आगे लेके बढ़े और हमें हर तरीके से इसमें इक्वलिटी का अनुभव हो। इस तरीके से हमने नालसा जजमेंट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन हम अभी इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे नालसा जजमेंट में थर्ड जेंडर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई, जिसमें कि राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर एज मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ये उनको राइट दिया गया कि किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरियस आर्टिकल्स को ब्रीफली मैंने आपके सामने में रखा कि उनको किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को ह्यूमन डिग्निटी के साथ में उनको अपने राइट्स जीने का अधिकार है। इसके बाद से, इस जजमेंट के बाद से भी बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज अपने बात को और लेके आगे बढ़े। बहुत सारे उसमें अपनी बातें को रखी। उसके बाद से उसमें एक बिल आया, बिल के बाद से एक्ट बनता है, जिस एक्ट का नाम है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये कानून बनता है साथियों, और इस कानून के बाद से इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नालसा जजमेंट है उसको, उसकी बातों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। स्टिल हमारे कम्युनिटी से काफी सारे हमारे जो ट्रांसजेंडर साथी हैं वो क्रिटिक भी करते हैं कई सारी चीजों को और भी उसमें जोड़ने की जरूरत है। पर उसके साथ साथ अभी हमारे सामने जो ये कानून आया है, इस कानून में क्या प्रावधान दिया है हम समझेंगे अभी यहाँ पे। सबसे पहले तो इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 में, उसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन किया गया है वो थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 के क्लॉज के में दिया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स अ पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू दैट पर्सन एट बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? Transgender person means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans man or trans woman, whether or not such person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or any such therapy. Person with intersex variations, gender queer, and having such socio-cultural identities as किन्नर, हिजरा, अरावनी एंड जोगटा। ये एक्ट में ये वर्ड्स लिखे गए हैं जो वर्बेटिम मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इसमें देखिए कि आप बर्थ आइडेंटिफिकेशन को ना मानते हुए जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई है वो कहीं ना कहीं से इसमें इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई है। और इसी के साथ साथ में आ जाता है हमारा कि किस तरीके से जो चैप्टर 2 कहता है प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात, कि इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकथाम करने के लिए सेक्शन 3 इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है और ये कहता है कि नो पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी व्यक्ति या कोई एस्टैब्लिशमेंट शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? किसी भी एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट या सर्विसेज में उनका डिनायल नहीं होगा, डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा या अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेकंड, किसी भी एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन में इनका अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में डिनायल और टर्मिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर डिनायल और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज में भी इनका डिनायल और ट्रीटमेंट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन। फिफ्थ कहता है कि डिनायल और डिसकंटिन्यूएशन और अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू एक्सेस टू प्रोविजन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी गुड्स, अकोमोडेशन
service, facility, benefit, privilege, or opportunity to decide to the use of general public or customary available to the public. जो आम पब्लिक को जो कुछ भी इंजॉय करने की जो राइट है वो इनको भी इक्वली इंजॉय करने का राइट है और उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद से इसमें बात कही गई राइट ऑफ मूवमेंट की। मूवमेंट में भी किसी भी तरीके से कोई भी डिनायल या डिसकंटिन्यूएशन या अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर एक और बड़ा मुद्दा आता है इनके रहने का। कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि उनको घर से निकाल दिया जा रहा है जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये ट्रांसजेंडर है, या जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी से निकालने की लोग बात करते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है कि डिनायल और डिसकंटिन्यूएशन और अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू द राइट टू रिजाइड, परचेज, रेंट और अदरवाइज ऑक्युपाई एनी प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का उनको डिस्क्रिमिनेशन राइट टू रिजाइड में या परचेज में या रेंट में या ऑक्युपाई करने में किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन। उसी तरीके से है कि अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस होल्ड करता है तो जब ये मालूम होता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन है तो ऑन दैट ग्राउंड आप बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन होने के वजह से आपको कोई डिस्क्रिमिनेट या डिसकंटिन्यूएशन या रिमूव नहीं कर सकता है या एक्सेस को डिनाई नहीं कर सकता है या अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। ये चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट ऑफिस में या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। फिर डिनायल टू एक्सेस और रिमूवल टू एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इन हुज केयर और कस्टडी ए ट्रांसजेंडर पर्सन में भी। मान लीजिए किसी के कस्टडी में अगर वो ट्रांसजेंडर पर्सन है तो वहां भी उनको एक्सेस, रिमूवल और अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो किस तरीके से प्रोहिबिशन किया गया है सेक्शन 3 में इस एक्ट के, ये क्लियरली डिफाइन करता है कि सोसाइटी में इक्वल एक्सेप्टेंस इनको मिले और सोसाइटी इस चीज को समझे कि अगर वो वायलेट करते हैं तो ये एक्ट का वायलेशन होगा, कानून का उल्लंघन होगा और उसके लिए फिर पेनल प्रोविजंस हैं जो आगे हम बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नालसा जजमेंट में बात कही गई कि रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, तो क्या आइडेंटिटी को कैसे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उस चीज को हमें समझना है। सेक्शन 4 कहता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से उनको ये अधिकार है कि किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और उसी का सब क्लॉज 2 कहता है कि अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सबसेक्शन 1 shall have the right to self perceived gender identity। तो क्लियर आ गया कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी उस इंसान का है, उस पर्सन का है, तो वो राइट है ट्रांसजेंडर रिकॉग्निशन, थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सोर्स क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी आपका एक जेंडर आइडेंटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि जो द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 4 के क्लॉज 1 एंड सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के तहत हम ये बात कह रहे हैं। आप ऐसे बता सकते हैं कि रिकॉग्निशन इनको मिला हुआ है वहां से। नालसा जजमेंट में भी बात कही गई है और एक्ट में भी ये बात कर दी गई है 2019 में। अब हमें समझना है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो कई बार सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं कि उनको इसके लिए सर्टिफिकेट अगर बनाना पड़े अपने थर्ड जेंडर के लिए तो वो कैसे बना सकते हैं और उसका क्या प्रोविजन है, ये आप आपके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि सेक्शन 5 में इसमें बताया गया कि कैसे आपको एक एप्लीकेशन देना है। तो और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बना के दी जाती है। अब ये एप्लीकेशन कैसे देना है, किस कहाँ देना है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ए ट्रांसजेंडर पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। किसको एप्लीकेशन देना है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। किस चीज के लिए एप्लीकेशन देना है? फॉर इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन, नॉट मेल नॉट फीमेल
एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए हम एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी चाहिए और उसके लिए हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट इसी एक्ट के बाद जो रूल्स आया उसमें वो फॉर्मेट दिया गया है कि फॉर्म 3 के अकॉर्डिंग में आपको वो भरना है। और उस फॉर्म के जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने के बाद से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस फॉर्म मिलने के बाद से वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू करते हैं। वो सेक्शन 6 में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इशू टू द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 5 a certificate of identity as transgender person after following such procedure, जो भी प्रोसीजर उसमें बनाया गया एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम। देखिए टाइम फ्रेम की भी बात कही गई है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंडिकेटिंग द जेंडर ऑफ सच पर्सन एज ट्रांसजेंडर। तो जो जहाँ जेंडर का कॉलम आता है वहां पे क्या लिखा होगा, अगर ये जैसे हैं सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हमें मिलता है और मैंने अप्लाई किया है उस चीज के लिए, तो मेरे जेंडर के आगे में क्या लिखा रहेगा, ट्रांसजेंडर। और ये ट्रांसजेंडर जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा ये शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट होगा शैल कन्फर राइट्स एंड बी ए प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ हिज आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन। ये प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन भी ये सर्टिफिकेट होगा। तो एक तो साथियों हमने समझा सेक्शन 6 में किस तरीके, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में एप्लीकेशन देना है, सेक्शन 5 में सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बात कही गई। तो किस तरीके से हम जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हम सेक्शन 6 में ले सकते हैं। और रूल्स में जाएंगे तो विद इन 30 डेज के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसको इशू करना है। वो अभी हम आते हैं कि उसमें क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले कानून को थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्शन 7 में भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि अगर कोई पर्सन अपनी जेंडर को चेंज करता है, बायोलॉजिकल जो बाय बर्थ जेनिटेलिया मिला हुआ है उसको अगर जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जो होता है SRS उसके तहत में अगर वो चेंज करता है या कोई हार्मोनल थेरेपी या किसी अन्य तरीके की थेरेपी से वो अपने जेंडर को चेंज करता है, तो वैसी स्थिति में भी वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए सेक्शन 7 में ये बात कही गई है कि इफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन अंडरगोज सर्जरी टू चेंज जेंडर इधर एज ए मेल और फीमेल, कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अपने आप को मेल और फीमेल बताने की कोशिश करता है, तो सच पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन along with the certificate issued to that effect by the medical superintendent or chief medical officer of the medical institution in which the person has undergone surgery। तो जहाँ पे उन्होंने सर्जरी कराया है उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या चीफ मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसी तरीके का एप्लीकेशन। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर रिवाइज सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस सर्टिफिकेट को रिवाइज करने की भी बात इसमें कही गई है। तो आप अगर चेंज इन जेंडर आप करते हैं तो आप सर्टिफिकेट को रिवाइज करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन along with the certificate issued with the medical superintendent or chief medical officer on being satisfied with the correctness of such certificate issue a certificate indicating change in gender in such form and manner and within such time as may be prescribed। जिस फॉर्म एंड मैनर में और जिस टाइम फ्रेम में उनको कहा गया है उसमें उनको एक सर्टिफिकेट देना है। The person who has been issued a certificate of identity under section 6 or a revised certificate under subsection 2 of section 7 shall be entitled to change the first name in the birth certificate। अब यहाँ पे अपना वो नाम भी चेंज कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये क्यों मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताया, क्योंकि कई बार आपके पास में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इस चीज से उनको या तो अवेयरनेस नहीं होगा या जानकारी नहीं होगा या उनको परेशानी आ रही होगी अपने जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को बनाने में। तो बीइंग अ विजिलेंट पर्सन वी कैन आल्सो हेल्प देम how to get such certification and from where and how we can apply, to whom we should apply, under which time frame we can get that certification।
ये सब चीजें जानकारी करनी है। उसके बाद यही एक्ट गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करता है कि आपको सेक्शन 8 के तहत में ट्रांसजेंडर के लिए जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं वो आपको अपनाने हैं, ताकि इनको फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इनका सोसाइटी में हो सके इंक्लूसिव तरीके से, ताकि इनका मोर एंड मोर इंक्लूजन इन द सोसाइटी हो। उसके लिए गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि आप बहुत ऐसे सारे स्टेप्स लें जिसमें कि आप इनको अवेयर करें, एजुकेट करें, इनके लिए वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ले आएँ और अदर काइंड ऑफ सर्विसेज ले आएँ, जिससे कि सोसाइटी में मोर एंड मोर इनका इंक्लूजन हो और एक्सेप्टेंस हो। और कहीं न कहीं से उसमें एक अवेयरनेस ड्राइव भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव, नॉट ओनली टू द ट्रांसजेंडर पर्सन बट आल्सो टू द एनी अदर पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, कि वो इस चीज को समझे, जाने, और कोई भी मिथ और स्टीरियोटाइप है हमारे अंदर उसको वो ब्रेक करके इक्वली इनको एज ए थर्ड जेंडर एक्सेप्ट करें और उनके राइट्स को अभी समझें, और उसमें उनके राइट्स कहीं वायलेट होते हैं उसमें हम उनकी मदद करें उनके राइट्स को असर्ट करने के लिए। अब कुछ इसके साथ-साथ जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूजन की बात कही गई है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एंड एम्प्लॉयमेंट में भी बात कही गई है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इधर रिक्रूटमेंट में या प्रमोशन में या किसी भी तरीके का इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज में। और एवरी सेक्शन 10 में कह रहा है and such facility to the transgender person as may be prescribed. ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी बात कही गई है कि हर एस्टेब्लिशमेंट में शैल डेजिग्नेट ए पर्सन टू बी ए कंप्लेंट ऑफिसर हो, जो कि डील करे इस तरीके का कोई भी कंप्लेंट आता है इस एक्ट के वायलेशन में, तो उसको डील करने के लिए एक डेजिग्नेट किया जाए कंप्लेंट ऑफिसर को। सबसे एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कई बार इस तरीके के सेशन में कि उनको राइट ऑफ रेसिडेंस है कि नहीं है, या क्या ये आइडेंटिफाई होते ही कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको घर से निकाल दिया जाता है, इसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। सेक्शन 12 में इस एक्ट के सेक्शन 12 में राइट ऑफ रेसिडेंस की बात कही गई है और बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया है कि नो चाइल्ड शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली on the grounds of being a transgender except on order of a competent court in the interest of such child। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट प्रोहिबिशन है कि नो चाइल्ड शैल बी सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स और द इमीडिएट फैमिली। अगर चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, ओनली इन दैट कंडीशन दैट पर्सन कैन बी सेपरेटेड, इन एनी अदर केस दैट पर्सन कैन नॉट शैल नॉट बी सेपरेटेड। उसके बाद से एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू रिसाइड इन द हाउसहोल्ड वेयर पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली मेंबर रिसाइड। ऐसा नहीं कि उनको किसी और जगह पे उनको रिसाइड करने के लिए भेज दिया जाए, नहीं, वहीं पे जहाँ पे पेरेंट्स रिसाइड करते हैं या इमीडिएट फैमिली मेंबर रिसाइड करते हैं। और इनको एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच हाउसहोल्ड और एनी पार्ट देयरऑफ। एक्सक्लूड नहीं करना है, राइट टू रिसाइड है और एक्सक्लूजन भी नहीं। इसका सी पार्ट कहता है कि एंड एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन हैव अ राइट टू एंजॉय एंड यूज द फैसिलिटी ऑफ सच हाउसहोल्ड इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो ऐसा भी नहीं है कि उसी घर में उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये वायलेशन है। member of his immediate family is unable to take care of a transgender person, the complainant court shall be ordered direct such person to be placed in rehabilitation center। मान किसी कारण से कॉम्पिटेंसी नहीं है पेरेंट्स इमीडिएट फैमिली मेंबर, तो कोर्ट उस पे ऑर्डर कर सकता है कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है रेसिडेंस का सेक्शन 12 में, जो कि ये समझना बेहद जरूरी है। ऐसे आपको केसेस सोसाइटी में आप कैसे उन्हें से निकाल दिया जाता है, वो अकेले फील करते हैं, प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि उनके लिए राइट्स है और उनके लिए राइट्स को असर्ट कराया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
जो कि सेक्शन 13 में कहता है, और ये ऑब्लिगेशन करता है ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ट्रांसजेंडर पर्सन। क्योंकि हम आज के सेशन में ज्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे कॉलेज में या हमारे आसपास में जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो कॉलेज में जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या स्कूल गए और स्कूल के बाद से वो कॉलेज डिसकंटिन्यू हो गया किसी भी वजह से या डिस्क्रिमिनेशन से। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या उनके लिए इंक्लूसिव सिस्टम रख सकते हैं, या अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरीके का वायलेशन और डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसमें हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 13 इसके लिए राइट असर्ट करता है और कहता है कि एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन and opportunities for sports, recreation and leisure activity to transgender person without discrimination on equal basis with others। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से not only educational facility rather inclusively in sports and other recreational activities में भी उनको बाकी स्टूडेंट्स के तरह पे इक्वली उनको वो सारा ट्रीटमेंट मिले और वो फैसिलिटीज मिले ताकि उनका इंक्लूजन हो सके। उसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उनको सपोर्ट करने की बात कही गई है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी उनको नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद से एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं आपके साथ, अगर रूल वायलेट होता है, इस एक्ट का जो प्रोविजन है वो वायलेट होता है तो इसमें क्या सजा है। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दिया है सेक्शन 18 में। इसमें ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि whoever entices transgender person to indulge in the act of forced or bonded labor or other any compulsory service for public purposes imposed by the other than any compulsory services for public purpose imposed by the government। मतलब कि कोई भी कंपेल या इंटाइस नहीं कर सकता है ट्रांसजेंडर पर्सन को कि आप किसी भी तरीके का फोर्स या बॉन्डेड लेबर में इन्वॉल्व। दूसरा कहता है whoever denies a transgender person the right of passage to a public place or obstructs such person from using or having access to public place to which other members have access to or a right to use। मान लेते हैं कि किसी और दूसरे पर्सन के पास में एक्सेस है या उस पब्लिक प्लेस को यूज करने का राइट है, लेकिन ट्रांसजेंडर पर्सन को हम डिनाई करते हैं, या अगर हम force or causes transgender person to leave household, village or other places of residence and harm or injure, harm करते हैं या injure करते हैं या endangers the life, safety, health or well-being whether mental or physical of a transgender person or tends to do acts including causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse shall be punishable। अब देखिए पनिशमेंट क्या है, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine। पेनल है, इस तरीके का कोई भी वायलेशन कंपेल करता है, डिनाई करता है, फोर्स करता है, हार्म करता है या अब्यूज करता है, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक, तो उनके ऊपर में पीनल प्रोविजन अट्रैक्ट होगा और वो मिनिमम 6 मंथ का है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 years एंड फाइन है, फाइन भी उसके साथ में इसमें लगेगा। तो ये ब्रीफली मैंने, और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ब्रीफली मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से एक्ट में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि इन ट्रांसजेंडर पर्सन का एक्सेप्टेंस के साथ साथ इंक्लूजन एंड ओवरऑल इंक्लूजन इनटू द सोसाइटी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब आप पूछ सकते हैं कि वो जो फॉर्म के बारे में मैं बात करी थी, वो फॉर्म के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं
कि क्या प्रोसीजर है जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में फॉर्म बात कही गई है। मैं इसी पॉइंट को कवर करके फिर वो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं रखूंगा। रूल्स बना इसके लिए में द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020 में जाके ये रूल्स बना, और उसमें सेक्शन 6 में कहा गया कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आता है, उस एप्लीकेशन के साथ में एक एफिडेविट होगा और एक रिपोर्ट होगा साइकोलॉजिस्ट का। क्या क्या होगा? एक एप्लीकेशन होगा जो फॉर्म 3 के तहत में इसमें दिया हुआ है, और फॉर्म 3 फॉर्म 4 इस तरीके से फॉर्म दिए हुए हैं। उसके साथ साथ एक एफिडेविट होगा एंड रिपोर्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इसमें विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6 का जो सर्टिफिकेट इशू करना है उसमें किसी तरीके का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। समझ में आप लोगों को समझना है इस बात को। यही बहुत एक लंबी लड़ाई थी, क्योंकि पहले होता था कि मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया तो सेल्फ परसीव्ड जो आइडेंटिटी है उसका वायलेशन हो गया। तो इसी चीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो रूल्स में दिया गया है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। वो ट्रांसजेंडर पर्सन सेक्शन 6 के तहत में एक एप्लीकेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलोंग विद एन एफिडेविट, और एक साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट इसमें साथ में लगेगा। इस चीज के लिए टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, सेक्शन 6 में जो हमने बात कहा। जैसे ही ऐसे एप्लीकेशन मिलते हैं, ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन होना चाहिए एफिडेविट और साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट के साथ में, तो 30 डेज के अंदर में सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इशू कर देना है। तो आपने देखिए कि जो बहुत लंबी समय से डिमांड थी कि टाइम फ्रेम में होना चाहिए, तो एक 30 डेज का टाइम फ्रेम भी रूल्स में बना दिया गया है। उसके बाद से रूल नंबर 5 कहता है कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में इस तरीके का एप्लीकेशन आता है रूल 4 में, और वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म 3 में आता है जिसमें कि जेंडर इंडिकेट करते हैं, और वो जेंडर क्या इंडिकेट करते हैं? एज ट्रांसजेंडर। क्या जेंडर इंडिकेट करेंगे? जैसे ऐसे सर्टिफिकेट आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड और चेंज द जेंडर एज वेल एज द नेम इफ सो नेसेसिटेड of transgender person in all such official document in accordance with the gender specified in the said identity card। तो जो अभी इस सेक्शन 6 में जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू होगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बेसिस बनेगा सारे रिकॉर्ड में चेंजेस के लिए। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एप्लीकेंट मस्ट रिजाइड ऑफ दैट एरिया। आप कहेंगे कि कौन सा डीएम के पास में अप्लाई करें, तो आप जिस एरिया में रहते हो उसके ज्यूरिडिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हो, जहाँ पे कम से कम आप 1 साल रहे हो, 1 कंप्लीट ईयर आप रहे हो, वहां पे आप अप्लाई, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेक्शन 6 के तहत में आपको सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोसीजर है। लेकिन सेक्शन 7 में जो हमने कहा अभी समझा कि जिसमें जो अगर चेंज ऑफ जेंडर हम करते हैं किसी भी तरीके से सर्जरी करा के, तो उसके लिए रूल नंबर 6 बना है, और उसमें देखिए कैसे क्या प्रोसीजर है उस सर्टिफिकेट इशू करने का। रूल नंबर 6 कहता है कि प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर चेंज ऑफ जेंडर अंडर सेक्शन 7। इफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन अंडरगोज सर्जरी, अगर वो किसी सर्जरी के तहत अपने जेंडर को चेंज किया है, इधर एज ए मेल और अ फीमेल, और ऐसे पर्सन फॉर्म 1 में, इस रूल में फॉर्म 1 दिया हुआ है, फॉर्म 1 में एक सर्टिफिकेट के साथ में along with the certificate issued to that effect by the medical superintendent और चीफ मेडिकल ऑफिसर के, हाँ इन्होंने मेरे यहाँ से ये सर्जरी कराई है, उसका एक सर्टिफिकेट के साथ में इस फॉर्म 1 के साथ में अप्लाई करते हैं। तो किस चीज के लिए? इस सर्टिफिकेट को रिवाइज करने के लिए। जैसे जेंडर आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके बाद अगर वो सर्जरी करते हैं तो वो सर्टिफिकेट रिवीजन के लिए रूल नंबर 6 में अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 7 में उनको प्रोटेक्शन है, और वो सेम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उसी तरीके से
अप्लाई कर सकते हैं और अपने जेंडर को इधर मेल और फीमेल बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सर्टिफिकेट लगाना होगा जहाँ पे उन्होंने ये सर्जरी कराई है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरीके से अगर सेक्शन 7 में एप्लीकेशन मिलता है और वो सर्टिफिकेट भी उसमें साथ में रहता है, तो एंड जो अभी इसके ऊपर में रूल 5 में जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसको वो सरेंडर करते हैं, और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो स्टेट अथॉरिटी ने इशू किया उसको सरेंडर करते हैं, तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट के करेक्टनेस को सेटिस्फाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके बाद से वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा आपके चेंज इन जेंडर, और वो फॉर्म 4 में आपको उसी के तहत में आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये भी एक, ये जो आपको फॉर्म 4 के तहत में जो ये चेंज इन जेंडर सर्टिफिकेट मिलेगा, ये भी बेसिस बनेगा आपके सारे रिकॉर्ड्स और सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंजेस के लिए। और इस फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एप्लीकेंट भी उसी तरीके से विद इन 1 ईयर पीरियड में आपको उस एरिया में आपको रेसिडेंस रहना चाहिए जिस एरिया में आप जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। District magistrate may verify with the medical superintendent or chief medical superintendent to confirm the correctness or otherwise of the medical certificate. तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है उसके करेक्टनेस के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेरीफाई कर सकते हैं उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या चीफ मेडिकल ऑफिसर से जिन्होंने ये सर्टिफिकेट को जारी किया है, और उसके सेटिस्फेक्शन के बाद, लेकिन एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर में, वो डेट इंक्लूसिव है, जिस दिन से हमने वो सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, वो एप्लीकेशन दिया है, उसी दिन से वो डेट काउंट शुरू हो जाता है, और आपको उसी के अंदर में वो वेरीफाई, जो आपको सेटिस्फाई होना है करेक्टनेस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको उसी टाइम पीरियड में वो सेटिस्फाई कर लेना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो इंक्लूसिव है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द चेंज इन जेंडर आइडेंटिटी, और विद इन 30 डेज के अंदर में आपको वो सर्टिफिकेट जारी करना है। इन केस मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ मेडिकल जो ऑफिसर है वो उस सर्टिफिकेट को कंफर्म नहीं करता है, कहता है कि नहीं हमने ये सर्जरी नहीं की है, या हमारे यहाँ से सर्जरी नहीं हुआ है, या वो कहता है कि ये करेक्ट नहीं है, या रेकमेंड नहीं करता है उनको रिवाइज आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट आपने इशू जो आपने लगाया है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो ये अगर रिजेक्ट भी होता है तो वो इन्फॉर्म करना है एप्लीकेंट को, ताकि एप्लीकेंट इस ऑर्डर को अगर रिजेक्ट होता है तो इस एप्लीकेंट इस रिजेक्टेड एप्लीकेशन को 30 डेज के अंदर में अपील में जा सके, और जैसे ही वो अपील में जाता है, अपील में फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में ही अपील होता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर एक मेडिकल बोर्ड को ये अपील रेफर कर देते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद अगर जो सर्जरी हुई है उसका अगर करेक्टनेस उस सर्टिफिकेट का नहीं हो पा रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिजेक्ट करते हैं, तो 30 डेज के अंदर में उनको इसमें जवाब देना है, और रिजेक्शन का इंफॉर्मेशन भी देना है एप्लीकेंट को, और जब जिस समय रिजेक्शन का एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन मिलता है एप्लीकेंट को, उसके विद इन 30 डेज के अंदर में वो फिर से अपील में जा सकते हैं, और अगर अपील में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस अपील को एक मेडिकल बोर्ड के समक्ष इसको रेफर कर देंगे, इस पे अब यही कई बार डिबेटेबल टॉपिक बनता है कि फिर यहाँ पे मेडिकल बोर्ड का एक बात आती है, कहीं ना कहीं से एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आ जाती है, तो वो उसके लिए ये कहा जाता है कि अगर सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं है या सही तरीके से नहीं बना है, या जो सर्टिफिकेट आपने खुद लगाया है जिस मेडिकल सुपरिटेंडेंट का सील और स्टैंप लगा के, या सीएमओ का सील स्टैंप लगा के जहाँ से लगाया, अगर वो करेक्ट नहीं है, ओनली आफ्टर दैट ये
मेडिकल बोर्ड के पास में ये भेजा जाएगा और वही ग्राउंड, सिर्फ वही एक ग्राउंड बनेगा इस एप्लीकेशन रिजेक्शन का, अगर एप्लीकेशन को सही तरीके से भरा गया है। तो ये माइन्यूट चीजें थी साथियों इस चीज को समझने के लिए। और बहुत सारे इसके बाद से इस रूल्स में वेलफेयर मेजर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इसमें दिया गया है रूल नंबर 7 में कि किस तरीके से इनको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है। एजुकेशन की एक बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। इसका पॉइंट नंबर 5 जो है रूल नंबर 7 का, वो कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल क्रिएट institutional and infrastructural facility such as separate wards in hospital, separate ward in the hospital washroom within 2 years from the date of commencement of these rules to protect the rights of such person to participate in cultural and recreational activities. कई बार आप कहते हैं कि क्या सेपरेट वॉशरूम की भी बात कही गई है, तो इसमें कही गई है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall create institutional and infrastructural facility such as separate wards in the hospital washrooms. उसी तरीके से acts, regulations, bylaws and such statutes for rescue, protection and rehabilitation of transgender person to address their needs and promote. उसी तरीके से इसमें बात कही गई है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि जो जनरल कैटेगरी में ट्रांसजेंडर पर्सन है, कई बार आप कहेंगे कि इनको सोशल सिक्योरिटी या जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, हालांकि ये अगेन कहता हूँ ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन जो एक्ट में कहा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो रूल्स में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रूल नंबर 7 के पॉइंट नंबर 1 में कहा कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द जनरल कैटेगरी ट्रांसजेंडर पर्सन in other backward class so as to enable them all the benefits of vertical reservation provided for the other backward class, provided that nothing in the sub rules had denied the benefit to the transgender disability ex serviceman है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो और उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर मिल रही है तो उससे उनको डिनायल नहीं होगा। अब अगर आते हैं कि अगर कोई एससी कम्युनिटी से एसटी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से, तो उनको वो फैसिलिटीज मिलेगी जो वो उनको मिलते हुए आ रही है। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न अंडर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू ऑल एग्जिस्टिंग एजुकेशनल, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्कीम एंड वेलफेयर मेजर्स to include transgender persons so as to protect their rights and interests and facilitate their access to such programs and welfare measures framed by the government। तो देखिए बार बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कही जा रही है कि वहाँ पे इनके इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ऐसे रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को डेवलप किया जा सके, स्कीम्स बनाए जा सके ताकि उनको उनका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और इंक्लूजन। Appropriate government shall formulate educational, social security and health scheme and welfare scheme in a manner so as to transgender sensitization की भी बात कही गई है, नॉन स्टिग्मेटाइजेशन की बात कही गई है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है इन सारे स्कीम्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे की जा सकते हैं, लेकिन ब्रीफली मैं इतनी बात को रख रहा था और अगर रेशमा जी तो आप इसको पूछ सकते हैं। ओवरऑल हमने कोशिश आज ये रखी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात को समझें कि जो बाइनरी स्टीरियोटाइप्स हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा था उसको सदियों लंबी लड़ाई, बहुत सारे एडवोकेसी के बाद में ये थोड़ा सा जो हमारे पक्ष में ये जो राइट्स हमें इंश्योर किया गया है इस एक्ट के तहत में, रूल्स के तहत में, वो हमारे फेवर में आया है नालसा जजमेंट के बाद से। और इसमें बहुत सारे क्रिटिक्स भी है, बहुत सारे और आगे सोसाइटी की, कम्युनिटी की डिमांड भी है जिसको समय समय पर एडवोकेसी की जाती है, बात को उठाई जाती है और इसमें आगे बहुत सारे चेंजेस की भी एक्सपेक्टेशन कम्युनिटी रखती है आने वाले समय में।
लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अपने सोसाइटी में इस तरीके से रह रहे हैं और हमारे आसपास में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो बीइंग अ विजिलेंट पर्सन, बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग अ पर्सन who is aware about the rights of the people, who is aware about the rights of the transgender person, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसके इनके लिए सोसाइटी में इनको मोर एंड मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए, be it in the educational institution or the any kind of establishment, either government or the private sector, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आज ये अवेयरनेस ड्राइव हम आपके समक्ष में रखें। ये इस तरीके के अवेयरनेस ड्राइव हम और भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में और बेसिक स्तर पे पंचायत लेवल पे भी हम इसको ले जाने की सोच रख रहे हैं, जो जिसमें आप लोग जो भी हमारे साथ में इसमें जुड़ना चाहें और हमें फैसिलिटेट करना चाहें, तो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस मूवमेंट। आई कैन से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये राइट्स और इस अवेयरनेस के बारे में रखना है, ताकि हमारे ये जो बाइनरी जो दिमाग में और जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है, इसको ब्रेक करें और हम इन राइट्स को असर्ट कर सके और इंक्लूसिव जो डिग्निफाइड लाइफ है वो ट्रांसजेंडर पर्सन एंजॉय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी का और रेशमा जी का कि मुझे बुलाया और इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया। इसमें केसेस के बारे में मैंने अभी नहीं चर्चा रखा, समय का अभाव है। कोविड के दौरान में हमने कुछ ट्रांसजेंडर साथी हमारे आए जिनके पास में राशन कार्ड नहीं था और उनको राशन नहीं मिल रहा था राशन शॉप से और उनको भूखमरी की स्थिति आ गई थी। तो उसमें हमारे साथी शाश्वत भी जो इस मीटिंग में है और हमारे साथी रेशमा जी, शशि, बहुत सारे लोग एक साथ इस मुहिम में जुड़े और हमने एक एडवोकेसी का एक स्टेप लिया। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चिट्ठी लिखा, वहाँ से बात नहीं बनी तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के को दस्तक दिए और वहाँ से फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनको आप राशन प्रोवाइड कीजिए विदाउट इंसिस्टिंग ऑन राशन कार्ड। आप उनसे नहीं अगर नहीं भी है तो आप राशन कार्ड बनाइए और जब तक नहीं है राशन कार्ड तब तक आप इनको राशन प्रोवाइड कराइए। इसके साथ साथ हमारी अभी भी इस पे एडवोकेसी चल रही है कि किस तरीके से इनको सोशल रिकॉग्निशन जो है और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इनको असर्ट कराया जाए और उसके लिए जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी है, जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है वो भी इनको दिलाया जा सके, उसकी एडवोकेसी और मुहिम अभी चल रही है। साथियों, इस एक्ट और इस रूल्स और भी आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी और रेशमा जी और शाश्वत, आपका तीन। थैंक यू। बहुत बहुत दीपक सर और रेशमा आपका, आप लोगों ने काफ़ी इनलाइटनिंग सेशन लिया और बहुत सारे नए आयामों को खोला सारे विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक बिल्कुल एक नया आयाम है। मुझे जानकारी नहीं है कि अभी लॉ के सिलेबस में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कितनी बातें होती हैं, बट ऑब्वियसली एक बहुत ही इनलाइटनिंग सेशन रहा होगा। सारे साथियों से अब फ्लोर हमारा जो क्वेश्चन के लिए खुल चुका है, तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक पूछें और किसी भी तरह का हिचक नहीं रहे। किसी भी तरीके का सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फ्लोर अब ओपन है दीपक सर और रेशमा मैम दोनों लोगों के लिए। और अब सवाल पूछने से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करें और किन से सवाल पूछना चाहते हैं ये भी बताएं। मेरा एक सवाल है। मेरी आवाज गूंज रही है क्या अभी? अभी ठीक आ रही है शशि, आप पूछिए। मेरा एक सवाल है कि ये लड़ाई हम बहुत दूर से लड़ते आ रहे हैं और अभी जितना आए हैं उससे बहुत ज्यादा दूर जाना बाकी है।
अभी तो हम लोग ये कानूनी प्रक्रिया में हैं, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया का क्या? मैं कब कंफर्टेबल फील करूंगा मेरे बगल में, जैसे अगर कोई लड़का बैठता है या कोई लड़की बैठती है तो मैं उतना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेंटली। लेकिन शायद अगर मेरे बगल में अगर कोई ट्रांसजेंडर अगर बैठी होगी तो मेरा एक डिफरेंट ही मूड होगा, या फिर मैं डरा होऊंगा, सहमा होऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे कभी बात नहीं की है या फिर उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो ये चीज में हम लोग आगे क्या करना चाहिए, या फिर हम, ये हमारी स्टूडेंट इसमें किस तरीके से योगदान कर सकते हैं, या फिर क्या किया जा सकता है मिलकर के? क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की भी? जी, दो बातें मैं रखूंगा, उसके बाद से मैं रेशमा जी को कहूंगा कि वो इस पे थोड़ा सा अपनी बात को रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये सवाल रखा है कि कानूनी लड़ाई और कानूनी राइट्स तो एक तरफ है, सामाजिक जो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होता है इस सब्जेक्ट का और पर्सन का, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से जी हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, अवेयरनेस हो, ये सारी तमाम सारी बातें तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन मैं महत्वपूर्ण तरीके से दो पहलू पे इसमें गौर करना चाहूंगा कि जेंडर आइडेंटिटी की लड़ाई बहुत पहले से ही हुआ है हमारे समाज में। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर देखें कि हमारा जब तक ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। खास करके अगर हम महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो आप शुरू से देखिए, अगर हम काफी समय पहले जाते हैं तो किस तरीके से विमेन को सबजुगेट किया गया था सोसाइटी में, और उनको भी बहुत सारे राइट्स से डिनायल किया गया था, बहुत सारे इनहेरिटेंस से डिनायल किया गया था, बहुत सारे जो बेसिक एमिनिटीज और राइट्स होते थे उससे उनको उसमें नहीं दिया जाता था। एजुकेशनल हो, इनहेरिटेंस हो, प्रॉपर्टी हो, या एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर ले। लेकिन जैसे हमारे समाज में इस चीज का इंक्लूजन हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, हम ज्यादा से ज्यादा हमने उनको पढ़ाया, एजुकेट किया, समाज के मेन स्ट्रीम से जोड़ा, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, अलोंग विद असर्टिव रिजर्वेशन ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि आज हर क्षेत्र में विमेन एक्सेल कर रही हैं और काफी ज्यादा और अच्छे तरीके से इक्वली वो हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही हैं। और आज कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि जेंडर इज जस्ट अ आइडेंटिटी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से हम इक्वली कॉम्पिटेंट हैं उस हर एक सेक्टर में अपने आप को रखने और साबित करने के लिए, जहां पे जो कभी सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड हुआ करता था। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से डिफेंस फोर्सेस में जो पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कही जाती थी विमेन की, वहां पे इंक्लूड किया गया कि नहीं, इनको भी परमानेंट कमीशन में जाया जाए, बॉर्डर्स पे रखा जाए, पायलट्स के लिए भी इनको अलाउ किया जाए, फाइटर जेट पायलट उड़ाने के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी मैं बारीकी बात रख रहा हूँ ये बताने के लिए कि कैसे इंक्लूजन हमारे समाज में इसको एक्सेप्टेंस की बढ़ाई। उसी तरीके से स्कूल्स में पहले लड़कियों को नहीं भेजते थे, लड़के ही पढ़ाते थे पेरेंट्स। लेकिन धीरे धीरे जब लड़कियां अच्छा करने लगी, स्कूल में भी उनके बॉयज से और उनके जो मेल काउंटर पार्ट हैं उसी घर के फैमिली मेंबर में उनसे बेहतर और उनसे अच्छा करके दिखाने लगी, तो वो समाज में और अपने पेरेंट्स में, अपने घर में वो एक्सेप्टेंस दिखा कि नहीं, मेरी बेटी भी मेरे बेटे के से बेहतर कर सकती है, वो भी डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, या जिस फील्ड में जाना चाहे वो इक्वली जा सकती है। तो ये शो करता है कि हमने किस तरीके से इंक्लूड किया, उनको एजुकेट किया, और धीरे धीरे सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट की। उसके लिए हमने कुछ राइट्स भी ले आए, कुछ असर्टिव एक्शंस भी ले आए, और सोसाइटल हमने प्रेशर भी बनाया, और लंबी लड़ाई भी लड़ी बेशक इसके लिए। महिलाओं का मूवमेंट बहुत लंबा रहा है, और बहुत लंबे के बाद में आज ये हमें ये मुहिम हासिल हुई है। हालांकि अभी भी 33% रिजर्वेशन
डिस्टेंट ड्रीम दिखता है, जो कि अभी भी नहीं मिल पाया इनको, जिसकी लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किस तरीके से जो असर्टिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन होता है, वो सोसाइटी में इंक्लूड करता है और इस जेंडर के जो टर्म है इसको बाइकाट करते हुए उसको एक्सेप्टेंस के तौर पे, इंक्लूजन के तौर पे ले आता है। सेम प्रिंसिपल हम देख सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर है, नालसा जजमेंट में अगर मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर समय हो तो जरूर आप पढ़िए, 2014 का ऑर्डर है, डबल बेंच जज का है। इसमें आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे और कितने सदियों से, वैदिक टाइम से बात कही गई है शशि इसमें, कि एक्सेप्टेंस वैदिक टाइम से है, डिस्क्रिमिनेशन देखिए कि किस लेवल पे है। तो इस जजमेंट को जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल अपने आसपास में हम विजिलेंट नहीं, हमारा पर्सनल इंटरवेंशन नहीं होगा अगर हमारे आसपास में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मुझे लगता है कि हमें आगे एक स्टेप आने की जरूरत है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो कैसे, तो मेरा ये कहना है कि वो बहुत ही एक सकारात्मक इसमें स्टेप ले सकते हैं कि उनके आसपास में, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ वो अपनी आवाज उठाएं। स्टूडेंट्स का आवाज बहुत बुलंदी से आगे सुनी जाती है और समझी जाती है, और इतिहास गवाह है इसके लिए कि स्टूडेंट्स आगे आए हैं इस तरीके का सामाजिक, अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन और बहिष्कार हुआ है तो, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो मैं इसके माध्यम से स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखें, आप कानून को आज समझे, रूल्स को समझे, नालसा जजमेंट को पढ़िए, बहुत पतला सा ये कानून है, इसको जरूर पढ़िए, इनके रूल्स को भी, और आप इसको समझ के अपने सोसाइटी में आसपास में कहीं भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन हो सके। शशि, आपको मैं बताऊं कि अपने ये PIL के बाद से अभी जो इनको रिजर्वेशन मिला है, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है वो नंबर में, बट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जेंडर बेसिस पे स्पेशली ट्रांसजेंडर को इसमें रिजर्वेशन मिला। और पुलिस विभाग में जो बहाली आई थी उसके लिए हमने कहा था कि इसमें सिर्फ मेल और फीमेल है, और जब ये कोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सेपरेट वैकेंसी निकालेंगे, और आज के समय में सेपरेट वैकेंसी निकली है कि हर 500 सीट पे 1 सीट रिजर्व रखा जाएगा ट्रांसजेंडर के लिए, और तकरीबन मुझे नंबर याद नहीं लेकिन 50 सिपाही और 12 दरोगा की वैकेंसी निकली है ट्रांसजेंडर की। ये हम देख सकते हैं कि हम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके, एस्टेब्लिशमेंट से लेके, गवर्नमेंट सेटअप्स में लेके, अगर हम इनका इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा रखें, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा रखें, नॉट ओनली इन ऑल दिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हर तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, तो कहीं ना कहीं से ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेंस, सोसाइटल एक्सेप्टेंस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की तरफ में हमें ले जाएगा। रेशमा जी अगर इस पे कुछ कहना चाहें तो। आपने बहुत से इनको समझाया है, मुझे लगता है कि बस रेशमा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रेशमा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। रेशमा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है रेशमा जी की तरफ से। और कोई सवाल अगर हो तो हम ले सकते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी साथी अगर अपना एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हमें एक वो पूरा ओवरऑल पिक्चर देख जाए। सारे साथियों से अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अगर
1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करेंगे, तो आप क्या शशि आप सब ही लोग स्क्रीनशॉट ले सकते सब लोग वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या इस प्रोग्राम के लिए? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो No, it is not necessary to face. ये कोई जरूरी नहीं है फेस को हमें ये करना। हाँ, तो शाश्वत एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि वो रिपोर्टिंग के लिए ठीक हो। जी जी रेशमा जी, आप इस पे कुछ कह रही थी, प्लीज गो अहेड। रेशमा जी आप म्यूट हैं, आप कुछ अपनी बात रख रही थी शशि के क्वेश्चन पे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ उसमें। दीपक जी, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे क्या? उसके बंद करने के बाद ही वी विल हैव वो पूरा एक स्क्रीन दिख पाएगा। जी मैं 1 मिनट देखता हूँ कैसे स्क्रीन शेयरिंग। वो ऊपर में ग्रीन डॉट होगा उसमें। यस यस यस, डन डन। तो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डन। अब तो बहुत सारे बच्चे लगता है चले गए मीटिंग से, या फिर नेटवर्क का इशू था कुछ। Anyways, I think it was a very good. Thank you so much, रेशमा मैम एंड दीपक सर, आप दोनों आए और हमारे टीम को एक ऐसे टॉपिक पे हमसे डिस्कशन किया जिसपे हम कभी आपस में बात नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत जरूरी था। हमने आज इस पे बात किया, सिर्फ बात ही नहीं की, हमने चीजों को समझा, उसके ऊपर क्या क्या लड़ाइयां लड़ी गई है, कानूनी तरीके से क्या क्या लड़ाइयां लड़ी गई है, उसमें से भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी लोग आज मौजूद हैं यहाँ पे और इन बातों को समझा, तो मुझे लगता है कि अब हम जो ये ट्रांसजेंडर्स हैं इनकी तरफ थोड़ी सी तो हमारे अंदर से सेंसिटिविटी आएगी, हम उनके लिए भी थोड़ा सेंसिटिव हो पाएंगे। तो ये हम लोगों को सेंसिटिव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स जारी रखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी और शाश्वत आप दोनों का इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। रेशमा जी आप जुड़ी हैं अभी? शायद नेटवर्क इशू है। जी हाँ, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही। जी आप सुन पा रहे हैं? ये कंक्लूजन हो रहा है, रैप अप कर रहे हैं हम लोग। कुछ कहना है? थैंक यू दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी आपका बहुत बहुत, शाश्वत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। वेरी थैंक यू फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद शशि जी, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, ma'am. It was an honor for all of us to listen to you. इतना स्ट्रगल कर रही हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, और यहाँ पे हम लोग को सेंसिटाइज कर रही है, ये भी आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लिसनिंग अस। आगे भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप शशि के माध्यम से आप लोग ईमेल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट। और आगे भी अगर इसमें से कोई इंटरेस्टेड हो जुड़ने के लिए, ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए, अवेयरनेस ड्राइव के लिए, आपके अपने कॉलेज में अगर आप कराना चाहें तो प्लीज लेट अस नो, वी विल डू दैट। अगर आपको लगता है कहीं फिजिकल मीटिंग हमें करनी हो व्हेन योर कॉलेजेस गेट्स ओपन, तो वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दैट, तो टेक इट फॉरवर्ड बिकॉज वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट।
Thank you so much. You can be the torch bearer of this moment. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो बात हो रही थी, तो अगर आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे दे देंगे तो मैं बच्चों से बढ़वा भी लूंगा, और उसमें एक ऑप्शन हो सकता है सवाल का कि इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज़ हम कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने एक बार इनसे बात कर ली तो ये भी खुल करके हमसे बात करें. सो इफ यू कैन वे इन जहाँ पे वो क्वेश्चंस अगर उनके हैं तो वो फॉर्म में भर के हमें भेज दें, और उनको फिर हम लोग जवाब वैसे भी दे सकते हैं. श्योर मैं थ्रू शेयर कराता हूँ. I'll do that. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks to all. Good night. Good night. रखिए आप लोग सब लोग को. Good night, sir. Good Good night, sir. Good night, Yeah. sir. night.